चैप्टर 7 आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। हमारी बायो का नाम है उसका वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन और एक और टर्म सुनी होगी आपने, वाष्पीकरण। दोनों ही अलग अलग चीजें हैं, है ना। अभी अंतर हम लोग देखेंगे, बट अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं किसकी, वाष्पोत्सर्जन की कर रहे हैं। अब अगर इसकी डेफिनेशन बनानी हो तो आप इसके नाम से ही मतलब समझा सकते हैं। वाष्पोत्सर्जन, वाष्प और उत्सर्जन यानी वाष्प का उत्सर्जन करना। अगर मतलब इसके नाम से निकालते हैं तो वाष्प का उत्सर्जन करना। और वाष्प बनती किससे बेटा, जल से बनती है ना। तो क्या होता है, क्योंकि हम प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो जो पौधे के वायवीय भाग है, जड़ तो करेगी नहीं क्योंकि कहाँ है, नीचे मिट्टी के अंदर है। ये तो पानी लेने का काम कर रही है ना, कि निकालने का ना। तो जो वायु के अंदर जितने भी भाग आते हैं, तने हो गए, पत्तियां हो गई, है ना। तो पौधे के जो वायवीय भाग होते हैं, और बेसिकली कौन, लीव्स, जो पत्तियां होती है ना, उनसे क्या किया जाता है, जल को वाष्प के रूप में क्या किया जाता है, त्यागा जाता है या निकाला जाता है ना। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्या मतलब है वाष्पोत्सर्जन का, कि पौधे के वायवीय भागों द्वारा जल को वाष्प के रूप में त्यागने की जो क्रिया होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। समझ आ गया। अब उसके बाद आता है वाष्पोत्सर्जन के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो मेन 3 प्रकार होते हैं, रंध्रीय, उपत्वची और वातरंध्रीय। वाष्पोत्सर्जन कितने प्रकार का होता है बेटा, 3 टाइप्स का होता है। कौन कौन से 3 टाइप्स हैं, देखो, रंध्रीय, उपत्वची और वातरंध्रीय। रंध्रीय का मतलब क्या होता है, रंध्र, पत्ती जो होती है उसकी द्विबीजपत्री में देखो तो निचली सतह पर, है ना, और एक बीजपत्री में दोनों ही सतह पर क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। लास्ट ईयर 11th में पढ़ा है। तो यदि जल को जो वाष्प के रूप में त्यागा जाता है, इसके द्वारा, यदि रंध्र के द्वारा त्यागा जाता है, तो उसे हम रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहेंगे। आ रही बात समझ में। स्टोमेटा के द्वारा, स्टोमेटा जो होता है, क्या होता है, अभी हम स्ट्रक्चर देखेंगे। एक रंध्र होता है, जो पत्तियां होती हैं उनकी जो अधिचर्म होती है, या हम बोलेंगे बाह्य त्वचा, है ना, उसके अंदर छिद्र पाए जाते हैं। उन छिद्रों के माध्यम से यदि पानी को वाष्प के रूप में निकाला जाता है, तो उसे रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और जितना भी वाष्पोत्सर्जन होता है, उसमें सर्वाधिक जो परसेंट होता है पानी निकालने का, इसी प्रकार का होता है। यानी 52 लगाकर 97% पानी का उत्सर्जन किया जाता है। ठीक है। फिर आता है उपत्वची। उपत्वची के अंदर क्या होता है, मरुद्भिद पादप होते हैं बेटा, जो मरुस्थल में उगते हैं। उनमें क्या होता है, पानी, क्योंकि मरुस्थल के अंदर पानी कम होता है, तो उनकी जो भी जैसे ये कोशिका है ना, बाह्य त्वचा की कोशिका है, जैसे ये बाह्य त्वचा है, तो इस बाह्य त्वचा से पानी का लॉस नहीं हो, रंध्र यहाँ पर ये पाए जाते हैं। ठीक है, रंध्र पाए जाते हैं बाह्य त्वचा में। पर क्योंकि मरुस्थल के अंदर जो है वो पानी की क्या है, कमी है, तो उसको रोकने के लिए इसके बाहर भी एक पतली सी क्यूटिन की बनी हुई परत होती है, जिसको कहते हैं उपत्वचा, है ना। बाह्य त्वचा के बाहर जो है क्यूटिकल एक लेयर पाई जाती है, उसे हम उपत्वचा कहते हैं। पर मरुस्थलीय पादपों में क्या होता है, कभी कभी ये उपत्वचा क्या होती है, कहीं से टूट जाती है, ये बहुत पतली होती है, तो उससे क्या हो जाता है, पानी निकल जाता है। तो पानी का अगर जो लॉस होता है या जल जो हानि होती है, यदि उपत्वचा के द्वारा होती है, तो उसे उपत्वचीय जो वाष्पोत्सर्जन है वो कहेंगे। 3 जो है उससे लगाकर 10% तक क्लोज जो होता है वो इसके माध्यम से होता है। फिर आता है वातरंध्रीय। फल जो होते हैं या फिर जो काष्ठ युक्त पादप होते हैं, उनकी जो छाल होती है उसके अंदर रंध्र पाए जाते हैं, और फल जो होते हैं उनकी बाह्य भित्ति में, यानी उनकी सतह पर रंध्र पाए जाते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, वात रंध्र कहते हैं। ठीक है। अब इन रंध्र के माध्यम से, इन वात रंध्रों के माध्यम से जल की अगर हानि होती है, तो उसे वात रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। 0.1% जो है इसका क्या होता है, प्रतिशत होता है जल हानि के अंदर। ये जो हमारा है प्रकार हो गया किसका, वाष्पोत्सर्जन का प्रकार हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा मेन क्वेश्चन बनता है कि जो पत्तियां होती है उनके प्रकार पूछे जाते हैं, है ना।
कि रंध्र की उपस्थिति के आधार पर लीव्स के जो टाइप्स है वो बताइए। उससे पहले हम पत्तियों की संरचना को समझेंगे। 11th के अंदर वैसे हम लोगों ने पत्ती की संरचना जो है वो पढ़ी है, लेकिन फिर भी क्या होता है, जैसे कि मैं बात करती हूँ किसकी, द्विबीजपत्री पर्ण की, है ना। तो सबसे पहले ये लीव है, तो लीव के अंदर जो है सबसे पहले हम लोग ऐसे कोशिकाओं की एक सिंगल लेयर बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ ऊपर इसके बाहर ऐसे एक और परत पाई जाती है, तो पतली सी परत होती है बिल्कुल। ठीक है, ये हो गई उपत्वचा। अगर ये मरुस्थलीय पादप है तो ये हो गई बाह्य त्वचा या अधिचर्म इसको कहते हैं। ठीक है, फिर इसके मध्य वाले हिस्से में ये है ऊपरी बाह्य त्वचा। ठीक है, ये ऊपरी, और ये निचली बाह्य त्वचा या अधिचर्म इसको कहा जाता है। अब रंध्र जो उपस्थित होते हैं इस बाह्य त्वचा के अंदर, रंध्र उपस्थित होते हैं बेटा ऐसे, ठीक है, नीचे की तरफ होते हैं द्विबीजपत्री। तो ये रंध्र जो है वो इस तरीके से उपस्थित होते हैं किसमें, इस बाह्य त्वचा में। ये ऊपरी बाह्य त्वचा है और ये निचली बाह्य त्वचा है। अब इसके अंदर जितना भी उत्तक भरा रहता है इसको कहा जाता है पर्ण मध्योतक। क्या कहा जाता है, पर्ण मध्योतक, यानी ऊपरी बाह्य त्वचा और निचली बाह्य त्वचा के अंदर भरा हुआ उत्तक। ठीक है, द्विबीजपत्री है तो इसके अंदर दो तरीके का उत्तक पाया जाता है। एक तो होता है ऐसे लंबा लंबा, यहाँ संबंध फूल मिलेंगे आपको, है ना, जिसमें क्या होगा, जाइलम और फ्लोएम पाया जाएगा। ठीक है, ऐसी लंबी कोशिकाएं होंगी। क्यों होती है, क्योंकि द्विबीजपत्री की जो सतह होती है उसपे ऊपर की तरफ प्रकाश ज्यादा पहुंचता है और नीचे कम। तो ये जो उत्तक हुआ ये तो होता है खंभ उत्तक। ठीक है, और नीचे गोलाकार कोशिका पाई जाती है जिसे हम कहते हैं स्पंजी उत्तक। ठीक है, खंभ उत्तक और स्पंजी उत्तक मिलके पर्ण मध्योतक का क्या करता है, निर्माण करता है, और बीच में संबंध फूल यानी जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। ये होती है किसकी बात, द्विबीजपत्री पर्ण की। और अगर हम लोग बात करते हैं एक बीजपत्री पर्ण की, तो एक बीजपत्री में जो ऊपरी बाह्य त्वचा है उसमें भी क्या मिलेंगे आपको, रंध्र देखने को मिलेंगे। ठीक है, यानी ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्या होते हैं, रंध्र होते हैं। फिर यहाँ पर क्योंकि प्रकाश दोनों सतह पर, ऊपरी और निचली सतह पर समान पहुंचता है, इसलिए खंभ उत्तक एक बीजपत्री में नहीं पाए जाते, है ना। एक बीजपत्री में सिर्फ गोलाकार कोशिकाएं पाई जाती है पर्ण मध्योतक के अंदर, और जो कौन सा है, स्पंजी उत्तक। तो ये आपके क्या हो गया, एक बीजपत्री जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनकी संरचना होगी, है ना, कोशिकाओं की। तो यहाँ खंभ उत्तक भरा रहता है, तो पत्ती की आंतरिक संरचना इस प्रकार से होती है। अब अगर हम बात करते हैं किसकी, पत्तियों की, रंध्र की उपस्थिति के आधार पर पत्तियों के प्रकार, तो रंध्र की उपस्थिति के आधार पर पर्ण के प्रकार, है ना, कौन कौन से प्रकार होते हैं। हाँ, पहला प्रकार है हमारा अधोरंध्री। ठीक है, दूसरा उभयरंध्री। ठीक है, तीसरा अधिरंध्री। अधो का मतलब क्या होता है बेटा, नीचे, यानी अगर रंध्र उपस्थित है लेकिन कहां पर है, नीचे वाली सतह पर, यानी निचली बाह्य त्वचा में, तो उसे हम क्या कहेंगे, अधोरंध्री। अभी हम लोगों ने देखा था द्विबीजपत्री में ओनली कहाँ थे, नीचे, है ना। तो द्विबीजपत्री पर्ण जो होते हैं उनमें रंध्र कहाँ उपस्थित होते हैं, पत्तियों में सिर्फ नीचे उपस्थित होते हैं। अधो का मतलब होता है नीचे। तो उदाहरण हो गया किसका, द्विबीजपत्री पर्ण का। द्विबीजपत्री पर्ण कैसे होती है, जो है रंध्र उपस्थित होते हैं पर सिर्फ नीचे होते हैं, ऊपर रंध्र नहीं पाए जाते। आगे बात समझ में।
और इन्हें सेब प्रकार की पत्तियां भी कहा जाता है, क्योंकि सेब के अंदर इस तरीके की हमको जो रंध्र है वो दिखाई यानी ऐसी पत्तियां हमको देखने को मिलती है। फिर आती है उभयरंध्री। उभय मतलब होता है दोनों, यानी जिसमें ऊपर वाली सतह पर भी रंध्र हो, ठीक है, ऊपर वाली सतह पर भी हो और कहाँ हो, नीचे वाली सतह पर भी हो। यहाँ पर भी रंध्र है और यहाँ पर भी है। ऐसा किसमें होता है, एक बीजपत्री पादप जो होते हैं उनके अंदर इस तरीके का हमको देखने को मिलता है उभयरंध्र। इनको जई प्रकार की कहा जाता है, क्योंकि मक्का और जो जई होती है उसके अंदर ये जो है पाई जाती है। फिर अधि, अधि का मतलब होता है क्या, ऊपर। तो रंध्र कहाँ पाए जाएंगे, नीचे नहीं होंगे, नीचे होंगे ही नहीं, सिर्फ कहाँ होंगे, ऊपर वाली जो बाह्य त्वचा है उसके अंदर आपको रंध्र देखने को मिलेगा। और ऐसा किसमें होते हैं, जो जलीय जो पादप होते हैं और वो जो जल की सतह पर तैरते रहते हैं, है ना, जैसे कि जो है वाटर लिली जो प्लांट होता है ना, उसके अंदर इसको कुमुदिनी जो है वो रंध्र भी कहा जाता है। तो ये आपके लीव्स के क्या हो गए, टाइप हो गए, अधोरंध्री, उभयरंध्री और अधि। अधो मतलब नीचे, तो रंध्र सिर्फ निचली सतह पर उपस्थित होंगे अगर लीव्स के। तो ऐसी लीव्स क्या कहलाती है, अधोरंध्री पत्तियां। उभयरंध्री पत्तियां ऐसी पत्तियां जिनकी ऊपरी और निचली सतह दोनों पर भी क्या होंगे, रंध्र उपस्थित होंगे। और अधिरंध्री, अधि का मतलब होता है ऊपर, यानी ऊपरी सतह पर क्या होते हैं, रंध्र पाए जाते हैं। ऐसा किसमें होता है, ऐसा पाया जाता है प्लांट्स के अंदर, जो कि जल के सतह पर क्या करते रहते हैं, तैरते रहते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक अगर हम लोग देखते हैं तो वो हमारा दिया हुआ है रंध्र की संरचना। ये जो रंध्र है उसकी संरचना के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ये चैप्टर आपका इसी वीडियो में बेटा मैं खत्म कर दूंगी पूरा, है ना, ताकि ये चैप्टर हमारा एक कवर हो जाए, क्योंकि छोटा सा चैप्टर है। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा रंध्र की संरचना। क्या होता है, देखो यहाँ पर दो द्वार कोशिकाएं होती है सेब के आकार की। वैसे हम लोगों ने पढ़ा है ना, सेब के आकार की दो द्वार कोशिकाएं होती हैं, इन्हें हम बोलते हैं द्वार कोशिका। कहाँ पाई जाती है ये, पत्तियों की जो ऊपरी और जो निचली बाह्य त्वचा होती है वहां पर ऐसे पाई जाती है, ठीक है। द्वार कोशिका या रक्षक कोशिका भी इन्हें कहा जाता है, ठीक है। अब ये किस आकार की है, जो है किडनी के आकार की या राजमा के आकार की पाई जाती है। इनके बीच में क्या पाई जाती है, इस तरीके से रिक्तिका, क्योंकि पादप कोशिका है तो ऑब्वियस सी बात है क्या पाई जाएगी, रिक्तिका पाई जाएगी, केंद्रक पाया जाएगा और हरित लवक पाया जाएगा, है ना। और ये यहाँ पर इसमें क्या पाया जाएगा, कोशिका द्रव्य पाया जाएगा। समझ में आ गया। फिर उसके बाद इसके अंदर बीच में ये इस तरह से विन्यासित होती है कि बीच में हमको क्या लगता है कि एक छिद्र पाया जा रहा है। इस छिद्र को हम बोलेंगे रंध्रीय छिद्र। आ गया समझ में। अब उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो इसकी जो अंदर वाली सतह होती है ना, इसकी जो बाह्य भित्ति है, जो अंदर की ओर जो इस रंध्र की ओर जो डायरेक्शन में जो भित्ति आ रही है वो तो होती है कैसी, मोटी। आगे बात समझ में। और ये बाहर की ओर जो भित्ति है, ये भित्ति कैसी होती है, पतली। आगे बात समझ में, क्या होती है, पतली होती है। अब ये जो भित्ति होती है ये रंध्र के खुलने और बंद होने को क्या करती है, जो है कंट्रोल करती है। क्या होता है, जैसे अंतःपरासरण होता है। अंतःपरासरण का मतलब होता है पानी का H2O का अंदर प्रवेश करना। अब अगर H2O अंदर प्रवेश करेगा तो इसका जो मतलब, जैसे सपोज ये इतना सा बर्तन है, इसमें पानी भरते जाओगे तो पानी दबाव डालेगा कि नहीं डालेगा। ये मान लो बैलून है, इस बैलून के अंदर अगर आप पानी भर देते हो तो ये क्यों फूलता जाता है, क्योंकि जो पानी अंदर जा रहा है वो इसकी भित्ति पे क्या कर रहा है, दबाव डाल रहा है ना। तो ये बैलून क्या था, सिकुड़ा हुआ था, वो कैसा हो गया, फूल गया। फूली हुई अवस्था को हम क्या कहते हैं, फूली अवस्था को हम कहते हैं स्फीत अवस्था, ठीक है। क्या बोलेंगे, स्फीति अवस्था जो है वो हम इसको कहते हैं, ठीक है।
स्फीत अवस्था जो है तो होता है ये, है ना, स्फीत अवस्था। और सिकुड़ा होने को कहेंगे शिथिल। तो अंतः परासरण, अंतः मतलब अंदर जाना, है ना। तो पानी क्या कर रहा है, अंदर जा रहा है। दैट मीन्स ये कोशिका कौन सी अवस्था में आएगी, पानी अंदर जाता है तो कोशिका क्या होती है, फूल जाती है। दैट मीन्स स्फीत अवस्था के अंदर आती है। अब ये जब स्फीत अवस्था में होती है तो जल यहाँ पर दबाव डालेगा तो ये झिल्ली किधर जाएगी, पीछे की ओर जाएगी कि नहीं जाएगी, ये ऐसे खींचेगी, ठीक है। ये खींचेगी तो इसके साथ जुड़ी हुई जो ये मोटी झिल्ली है वो भी क्या होगी, खींचेगी इस तरफ, ठीक है। ये भाई पानी इस पे दबाव डाल रहा है तो ये पतली है, पतला ज्यादा इफेक्ट होगा या मोटा, धक्का किसको ज्यादा जल्दी लगेगा, पतले को लगेगा। तो ये भित्ति पतली है ना, तो इस पे क्या होगा, जो जोर लगेगा उससे ये किधर खिसकेगी, ये इधर और खिसक जाएगी, इधर की ओर खिसक जाएगी। तो ये जब खिसकेगी तो इसके साथ साथ ये मोटी भित्ति भी खिसक जाएगी और ये रंध्र क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। तो रंध्र को खुलने में क्या करती है, मदद करती है। आगे बात समझ में। अब आता है नेक्स्ट कि इन द्वार कोशिकाओं के साइड में जो कोशिकाएं होती हैं, इस तरीके से इनके साइड में कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं जो द्वार कोशिकाओं की कुछ एक्टिविटीज में क्या करती है, मदद करती है। इन्हें बोलते हैं हम सहायक कोशिकाएं, ठीक है। ये केंद्र किस तरीके से इसमें क्या करना है, बनाना है। तो ये क्या हो गया, किसकी संरचना हो गई, रंध्र की संरचना। ये कौन सी आकार में है, खुले हुई जो है शेप है उसके अंदर है। तो ये रंध्र की हमारी संरचना हो गई। अब हम लोग कुछ जो रंध्र के खुलने और बंद होने से संबंधित जो कुछ थ्योरीज दी गई है, 3 थ्योरियां दी गई है, वो 3 थ्योरी हम लोगों को पढ़नी है ना। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस बता देती हूँ। ओपी क्या होता है, टीपी क्या होता है, डीपीडी क्या होता है, ये अंतःपरासरण क्या होता है, बहिःपरासरण क्या होता है, क्योंकि ये बार बार टर्मिनोलॉजी फिर आएगी जो थ्योरीज हम पढ़ेंगे उसके अंदर, और फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, है ना। तो हम लोग उसको क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं, ताकि फिर फटाफट हमको थ्योरीज ही पढ़नी रहे। तो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है यहाँ पर, सबसे पहले आता है अंतःपरासरण, यानी H2O का प्रवेश होता है किसमें, कोशिका के अंदर, तो उसे अंतःपरासरण। बहिःपरासरण, बही मतलब बाहर, तो क्या होगा, H2O क्या करेगा, बाहर आएगा, किससे, कोशिका से। यानी अगर H2O बाहर जा रहा है तो क्या है, बहिःपरासरण। और अगर H2O क्या कर रहा है, अंदर आ रहा है, तो क्या बोलेंगे, अंतःपरासरण बोलेंगे। फिर आता है इसके बाद डीपीडी। इसका जो है फुल फॉर्म है विसरण दाब न्यूनता। क्या होती है विसरण दाब न्यूनता, डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। ओपी होता है परासरण दाब, ठीक है, और टीपी होता है स्फीति दाब। अब समझेंगे ये परासरण दाब क्या होता है, मतलब ओपी में से टीपी को माइनस कर दो तो विसरण दाब निकल कर आ जाता है, डीपीडी निकल के आ जाता है। अब डीपीडी जो है अगर हम लोग समझना चाहते हैं तो हम किसको समझना होगा, यानी अगर डेफिनेशन बनानी चाहे डीपीडी की तो क्या बन जाएगी कि जो है परासरण दाब और स्फीति दाब के अंतर को हम क्या कहते हैं, डीपीडी कहते हैं। पर अब हमको ये समझना जरूरी है कि परासरण दाब और स्फीति दाब क्या चीज होती है। तो परासरण दाब क्या होता है, अंतःपरासरण होता है। अंतःपरासरण होने का मतलब क्या कर रहे हैं बेटा, जो जल है वो बाहर से कहाँ प्रवेश कर रहा है, कोशिका द्रव्य के अंदर, ठीक है। तो अगर भाई आपके घर में कोई भी अननोन पर्सन घुसेगा तो आप एकदम से उसको घर पे घुसने दोगे क्या, नहीं। आप एटलीस्ट कोशिश तो करोगे कि मैं क्या करूं, उसको रोकूं। तो आप क्या करोगे, बल लगाओगे कि नहीं लगाओगे। तो यहाँ पर ये जो कोशिका द्रव्य भी है वो इस जो जल है ये प्रवेश कर रहा है, इसको रोकने के लिए क्या करता है, एक दाब बनाता है ना। इस दाब को हम क्या कहते हैं,
परासरण दाब कहते हैं। समझ में आ रहा है कि बाहर से अंतः परासरण के द्वारा अंतः परासरण में H2O कोशिका में प्रवेश कर रहा है। तो कोशिका में जब प्रवेश करता है जल, तो इस जल को जो प्रवेश हो रहा है, इस प्रवेश को रोकने के लिए कोशिका द्रव्य एक दाब लगाता है। उस दाब को हम क्या कहते हैं? परासरण दाब कहते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। अब भाई परासरण दाब अपना काम नहीं कर पाया है ना, यानी कोशिका के अंदर जल क्या कर गया है? प्रवेश कर गया है। दैट मीन्स कोशिका द्रव्य का आयतन क्या हो गया है? बढ़ गया है। अब ये बढ़ गया है तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यहाँ जल भी आ गया और पहले से भी कोशिका द्रव्य उपस्थित था, तो अब ये जो कोशिका द्रव्य है वो इस कोशिका की भित्ति पर क्या करेगा? एक दाब लगाएगा, और ये दाब क्या होगा? अंदर से क्या होगा? बाहर की ओर होगा। तो भित्ति पर कोशिका द्रव्य के द्वारा क्या किया गया? डाला गया दाब जो है वो क्या कहलाता है? स्फीति दाब कहलाता है। इसकी वजह से कोशिका क्या करती है? फूलती है ना। तो अगर परासरण दाब में से स्फीति दाब को माइनस कर दो तो क्या हो जाता है? विसरण दाब न्यूनता आ जाती है, डीपीडी आ जाता है। समझ में आ गया? तो ये होता है डीपीडी, ये होता है ओपी, और ये है टीपी। तो ये तीनों चीजें हम लोगों को क्या करनी है? ध्यान में रखनी है, तभी आपको क्या होगी? थ्योरी समझ में आएगी। तो अभी हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कि रंध्र की गति की क्रियाविधि। तो रंध्र गति का मतलब होता है रंध्रों के खुलने और बंद होने की क्रिया। इस क्रिया को हम कहेंगे रंध्र गति। तो गति से रिलेटेड जो है वो 3 नियम है, आपके बुक के अंदर देखते हैं। एक तो है मांड शर्करा परिकल्पना, ठीक है, फिर उसके बाद स्टीवार्ड की परिकल्पना, और तीसरी है सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत। ठीक है, तो ये जो है तीनों ही हम आपको धीरे धीरे मैं ड्रॉ कर देती हूँ बेटा, और फिर समझा देती हूँ। देखो बेटा, रंध्र गति की क्रिया विधि यानी रंध्र के खुलने और बंद होने से संबंधित सबसे पहले जो आती है थ्योरी आती है मांड शर्करा परिकल्पना। मांड का मतलब क्या होता है? स्टार्च। पौधे अपना भोजन किस रूप में संग्रहित रखते हैं? स्टार्च के रूप में। तो मांड का शर्करा मतलब ग्लूकोज के अंदर क्या होना? परिवर्तित होना। ठीक है, ये जेडी सायरे के द्वारा दी गई, और लॉयड नामक वैज्ञानिक, यानी जेडी सायरे ने जो ये थ्योरी दी, उसके पहले एक वैज्ञानिक थे लॉयड। लॉयड ने कहा कि द्वार कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? मांड पाया जाता है। पाया ही जाएगा, ऑब्वियसली बात है। क्यों? क्योंकि मांड कोशिकाओं के पास अपना हरित लवक है कि नहीं? तो प्रकाश संश्लेषण करेगी। प्रकाश संश्लेषण करेगी मतलब भोजन का निर्माण करेगी, और भोजन का निर्माण करेगी तो ऑब्वियसली बात है स्टार्च के रूप में संग्रहित भी रहेगा। तो लायड ने कहा कि द्वार कोशिका के अंदर मांड पाया जाता है, और जेडी सायरे ने ये जो थ्योरी थी मांड शर्करा परिकल्पना ये दी थी। क्या होता है? दिन के समय में रंध्र खुलते हैं, है ना, और रात के समय में रंध्र बंद होते हैं। इसका कारण इन्होंने दिया कि क्या होता है, दिन के समय में ये जो द्वार कोशिकाएं हैं इनमें CO2 की मात्रा कम हो जाती है। कम होने की वजह से पीएच बढ़ जाता है, लगभग 7 जो है पीएच तक पहुंच जाता है। इससे क्या होता है, जब जैसे ही 7 पीएच के लगभग पीएच पहुंचा, तो जो कोशिका के अंदर उपस्थित जो फास्फोराइलेज एंजाइम है वो एक्टिव हो जाता है ना, सक्रिय हो जाता है। उसके सक्रिय होने से जो कोशिका में संग्रहित मांड है यानी स्टार्च है, ये किस में बदल जाता है? ग्लूकोज मोनोफॉस्फेट में। ठीक है, ग्लूकोज मोनोफॉस्फेट जो है उसकी वजह से डीपीडी क्या होती है? बढ़ जाती है, कोशिका स्फीत हो जाती है मतलब फूल जाती है, और रंध्र खुल जाता है। आगे बात समझ में। और रात के समय रंध्र बंद होते हैं अकॉर्डिंग टू सायरे। क्यों होते हैं? क्योंकि CO2 का मान जो होता है वो बढ़ जाता है, पीएच घट जाता है, यानी क्या होता है? अम्लीय पीएच हो जाता है लगभग 5 के बराबर। ठीक है, फास्फोराइलेज एंजाइम की क्रियाशीलता कम हो जाती है। ग्लूकोज मोनोफॉस्फेट जो ये बना था ये वापस उल्टा हो जाएगा, किसमें चेंज हो जाएगा? मांड में चेंज हो जाएगा। डीपीडी का घटना यहाँ बड़ा था, यहाँ घटी, तो कोशिका सथल हो जाएगी मतलब सिकुड़ जाएगी, और रंध्र क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। तो ये थ्योरी किसकी है? रंध्र के खुलने और बंद होने से रिलेटेड जो सायरे हैं उनकी है। उसके बाद इन्हीं की थ्योरी को आगे बढ़ाया है ना, किसने? स्टीवार्ड ने। इन्होंने कहा कि स्टार्च ग्लूकोज मोनोफॉस्फेट में बदलता है। ठीक है, ये मोनोफॉस्फेट वापस आगे चल के ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदलता है। ग्लूकोज जो है 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज जो है वो बनता है। ठीक है, तो ये जो थ्योरी थी, इस थ्योरी को आगे बढ़ाया स्टीवार्ड ने। तो स्टीवार्ड जो है उसकी जो थ्योरी है उसको अभी हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट थ्योरी हम लोग देखेंगे बेटा, वो है स्टीवार्ड की परिकल्पना। रंध्रों के खुलने और बंद होने से रिलेटेड। दिन में रंध्र खुलते हैं, क्यों खुलते हैं इसके बारे में उन्होंने दिया कि इन्होंने जो इससे पहले सायरे ने जो थ्योरी दी थी उसी को क्या किया? आगे बढ़ाया है। तो देखो क्या किया
रसायन ने कहा था कि दिन में CO2 का मान कम होता है, पीएच बढ़ता है, फास्फोराइलेज जो एंजाइम होता है वो सक्रिय हो जाता है ना, तो उससे जो मंड होता है यानी जो स्टार्च होता है वो ग्लूकोज मोनोफॉस्फेट में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट लिखा है, दैट मीन्स मोनोफॉस्फेट, ये ध्यान रखना। ग्लूकोज जो मोनोफॉस्फेट है वो ग्लूकोम्यूटेज एंजाइम की मदद से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में क्या कर देता है, चेंज हो जाता है ना। फिर ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है फॉस्फेटेज एंजाइम की मदद से ग्लूकोज और फॉस्फेट के अंदर अलग हो जाता है, मतलब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फॉस्फेट अलग हो जाती है और क्या रह जाता है, ग्लूकोज रह जाता है। समझ आ गया? अब ये ग्लूकोज जो है वो किस में प्रवेश करेगा, कोशिका द्रव्य में मिक्स हो जाएगा, है ना। तो कोशिका रस की सांद्रता इससे बढ़ जाती है, अंतः परासरण होता है, मतलब कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज तो प्रवेश करता ही है, लेकिन साथ में क्या होता है, H2O भी प्रवेश करता है और ये घुलनशील होता है ग्लूकोज इस जल के अंदर। टीपी जो होती है वो बढ़ जाती है, यानी स्फीति दाब बढ़ जाता है। स्फीति दाब बढ़ेगा तो बाहर की भित्ति क्या करेगी, खींचेगी और रंध्र क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। फिर आता है रात में जो है रंध्र बंद क्यों होते हैं, तो इनका इन्होंने रीजन दिया कि CO2 बढ़ जाती है, पीएच अम्लीय हो जाता है यानी 5 के लगभग हो जाता है, श्वसन में बनने वाली जो ऑक्सीजन होती है वो, और हेक्साकाइनेज एंजाइम की मदद से क्या होता है, ये ग्लूकोज जो है, ये ग्लूकोज जो बना था लास्ट में ना, ये ग्लूकोज किसमें बना, दिन में, तो इस रात में इस ग्लूकोज में क्या हो जाता है, इस ग्लूकोज से वापस क्या बन जाता है, ग्लूकोज मोनोफॉस्फेट बन जाता है और मोनोफॉस्फेट से वापस क्या हो जाता है, मांड या स्टार्च बन जाता है। इस क्रिया को होने के लिए एटीपी से क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। एटीपी टूट जाता है किसके अंदर, एडीपी के अंदर बदल जाता है। आगे बात समझ में, तो एटीपी से ऊर्जा मिलती है और जो दिन में बना ग्लूकोज है वो ग्लूकोज मोनोफॉस्फेट में बदलता है पहले और मोनोफॉस्फेट से मंड में बदल जाता है। ठीक है, कौन से एंजाइम की मदद से, हेक्सोकाइनेज एंजाइम और ऑक्सीजन के जुड़ने से, ऑक्सीजन के जुड़ने से ये यहाँ पर ये क्रिया हुई। फिर उसके बाद है मांड जो है स्टार्च जल में अघुलनशील होता है, तो कोशिका रस की सांद्रता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, उससे बहिःपरासरण होता है, यानी जल क्या होता है, बाहर निकलता है कोशिका के, और टीपी कम हो जाता है और रंध्र क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। और ये क्रिया कहाँ हो रही है, जो द्वार कोशिका है उसके अंदर हो रही है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, ये हमारी क्या थी, सेकंड थ्योरी थी। डायग्राम मैंने आपके जो है डायग्राम से समझा रखा है। यहाँ मांड स्टार्च है, ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के अंदर चेंज हो रहा है, फिर यहाँ से जो है ग्लूकोज म्यूटेज एंजाइम की मदद से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में परिवर्तित हो रहा है, फिर फॉस्फेटेज एंजाइम की मदद से ग्लूकोज और फॉस्फेट जो अणु है उसके अंदर चेंज हो रहा है। फिर यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रही है, एटीपी टूट रहा है, एडीपी के अंदर हेक्सोकाइनेज एंजाइम की मदद से पहले क्या बन रहा है, ग्लूकोज मोनोफॉस्फेट, और ये फिर किसमें परिवर्तित हो रहा है, स्टार्च में। ये क्रिया हो रही है कब, रात के समय, तो ये रात को बंद होना, ये रंध्र खुलना। तो ये वाला जो चित्र है वो आप समझ लेना, है ना बेटा। फिर उसके बाद लास्ट थ्योरी जो आती है वो आती है हमारी सबसे मान्य थ्योरी जो है अभी तक रंध्र के खुलने और बंद होने से रिलेटेड, वो है सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत। ठीक है, एक्टिव पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट। ये सिद्धांत जो है इमामुरा तथा फ्यूजिनो के द्वारा दिया गया था, और इसको अभी जो करंट वर्जन जो चल रहा है वो लेविट के द्वारा क्या किया गया, दिया गया। तो ऐसा हम मान सकते हैं कि ये थ्योरी जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो किसके द्वारा दी गई है, लेविट के द्वारा, क्योंकि इसमें नाम दिया हुआ है इमामुरा और फ्यूजिनो, है ना। तो इन्होंने ये थ्योरी दी थी, लेकिन इसको चेंज करके एक्यूरेट जो बताया वो लेविट ने। तो हम कहेंगे कि लेविट ने इसको 1974 के अंदर क्या किया, दिया था। ठीक है, अब मैं इसको बना देती हूँ ताकि लास्ट आपको समझना रहे। लास्ट हमारी थ्योरी है बेटा सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत। ठीक है, लेविट के द्वारा दी गई। रात में क्या होता है और दिन में क्या होता है, रात में रंध्र खुलते हैं क्यों, उसका कारण बताया है। देखो मैंने इधर लिखा है द्वार कोशिका और इधर लिखा है सहायक कोशिका, मालूम है ना, ऐसी वाली क्या है द्वार कोशिका और उसके चारों ओर क्या है, सहायक कोशिका। तो दोनों ही में इधर लिखा है और इधर लिखा है, तो यहाँ से कुछ चेंजेस होंगे वो आपको ध्यान रखना है, वो समझा दूंगी कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले प्रकाश जो आता है वो दिन के समय जैसे ही जो रंध्र की द्वार कोशिका है उन पे गिरता है, तो द्वार कोशिका में उपस्थित जो मैलिक अम्ल होता है वो टूट जाता है। मैलिक अम्ल जो है किसमें टूटता है, मैलेट आयन में प्लस H+ आयन में टूटता है। मैलिक अम्ल किसमें टूटता है, मैलेट आयन और H+ आयन में। ये ध्यान रखना क्योंकि ये वहां पर वापस काम आने वाला है। तो प्रकाश के गिरने से मैलिक अम्ल टूटा, मैलेट आयन और H+ आयन में। अब ये जो H+ आयन है
जो बने हैं वो क्या करेंगे, सहायक कोशिकाओं में जाएंगे, सहायक कोशिकाओं में ट्रांसफर होंगे। ठीक है, ट्रांसफर हुए कहाँ पर, सहायक कोशिका में। अब सहायक कोशिका भी बदले में क्या करेगी, इसको कुछ देगी और क्या देगी, पोटेशियम आयन देगी। ये दे रहा है, द्वार कोशिका क्या कर रही है, ये क्रिया कहाँ हो रही है, द्वार कोशिका में। मैलिक अम्ल टूट रहा है, मैलेट आयन H प्लस आयन में, ये H प्लस आयन द्वार कोशिका से निकलकर कहाँ जा रहे हैं, सहायक कोशिका के अंदर जा रहे हैं, और बदले में सहायक कोशिका से द्वार कोशिका क्या ले रही है, पोटेशियम आयन। अब ये पोटेशियम आयन क्या करेगा, इस मैलेट आयन से, ये जो मैलेट आयन है ना, इस मैलेट आयन से क्या जुड़ गए, पोटेशियम आयन जुड़ गए, तो क्या बन गया, पोटेशियम मैलेट बन गया। क्या बन गया, पोटेशियम मैलेट। अब ये पोटेशियम मैलेट जो है, क्योंकि ये कोशिका द्वार कोशिका में हो रही, तो द्वार कोशिका की जो रिक्तिका होती है उसके अंदर ये प्रवेश करता है पोटेशियम मैलेट, उसकी वजह से ओपी क्या होता है, बढ़ जाता है ना। उसके बाद अंतः परासरण यानी जल किसमें प्रवेश करता है, द्वार कोशिका में प्रवेश करता है, और इससे स्फीति क्या होगी और रंध्र क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे। ठीक है, फिर रात के समय क्या होता है, तो रात के समय में देखो द्वार कोशिकाएं वापस क्या करती है, ये जो पोटेशियम आयन जो है द्वार कोशिका ने लिए थे किससे, सहायक कोशिका से, ये वापस उसको दे देगी कि भैया तू सहायक कोशिका, तेरे पोटेशियम आयन ले ले और है ना मेरे को मेरा हाइड्रोजन वापस दे दे, है ना, लौट के बुद्धू घर को आए। तो वही वाली चीज रात को होती है कि रात को सबको अपने जो होते हैं वो याद आ जाते हैं। तो दिन में उसने पोटेशियम आयन भले ही लिया था सहायक कोशिका से, लेकिन रात को वापस पोटेशियम आयन क्या कर रही है, ये द्वार कोशिका सहायक कोशिका को दे रही है, और वापस द्वार कोशिका से क्या ले रही है, H प्लस आयन, जो कि इसने सहायक कोशिका को दे रखे थे। तो ये H प्लस आयन इस मैलेट से क्या करेगा, ये जो देखो यहाँ पर ये मैलेट और पोटेशियम था, तभी पोटेशियम मैलेट बन रहा था ना, तो अब ये पोटेशियम वापस इधर जा रहा है, तो बचेगा क्या, मैलेट, है ना। तो ये मैलेट वापस इस H प्लस आयन से जुड़ जाएगा, तो मैलिक अम्ल बन जाएगा, क्रिया उल्टी होगी ना, मैलेट आयन H प्लस आयन था, H प्लस आयन मैलेट आयन से जुड़ने के बाद वापस क्या बनेगा, मैलिक अम्ल ही बनेगा। तो मैलेट आयन और H प्लस आयन जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, मैलिक अम्ल। अब मैलिक अम्ल का क्या होता है, विघटन होता है, यानी ये टूटता है किसमें, CO2 के अंदर, और PEP यानी फॉस्फो इनोल पायरुविक अम्ल के अंदर। ठीक है, पीईपी इसकी फुल फॉर्म होती है। अब ये पीएपी मदद करता है किसमें, प्रकाश संश्लेषण में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से ये जो पीएपी है वो किसमें चेंज हो जाता है, स्टार्च में। स्टार्च मतलब मंड में। मंड जल में क्या होता है, अघुलनशील होता है ना, हमको पता है। इससे कोशिका द्रव्य की सांद्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो वही परासरण होगा, मतलब जल क्या होगा, बाहर निकलेगा कोशिका के, ओपी और टीपी कम हो जाएंगे, कम होते ही रंध्र क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो ये रंध्र के खुलने और बंद होने से रिलेटेड क्या है, थ्योरी है, और ये एग्जाम में पूछी जाती है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी, है ना। ये हाइपोथेसिस आपको ध्यान से पढ़ना है, ये आपको एग्जाम में जरूर से पूछी जा सकती है। ये ऑलरेडी किसी एग्जाम के हाफ ईयरली के अंदर पूछी थी, है ना, लास्ट बिफोर लास्ट ईयर ये जो है हाफ ईयरली के एग्जाम में पूछा है। तो आपको इसको ध्यान रखना। अब लास्ट दो छोटे से टॉपिक है बेटा, वो है बिंदु स्त्राव, है ना, और रस स्त्राव। ये हम लोगों को क्या करने हैं, देखने हैं। तो इसको हम लोग देख लेते हैं, बिंदु स्त्राव और रक्त स्त्राव गटेशन क्या होता है। बिंदु स्त्राव क्या होता है, कभी कभी आपने जैसे पत्थर चट्टा और इसकी जो लीव्स देखी होगी, है ना, इनकी लीव्स में क्या होता है, इनके जो किनारे होते हैं, ये जैसे ये है शिराएं हैं, ठीक है, ये शिराएं जो हैं इनके अंतिम सिरे होते हैं, शिरा के अंतिम सिरे। इन शिरा के अंतिम सिरों से क्या होता है, सुबह सुबह जल की बूंदे आपको गिरते हुए नजर आती है ना। तो लीव के जो किनारे होते हैं, जो उपांत यानी ये जो किनारे होते हैं यानी मार्जिन होते हैं, एंड वाले ये हिस्से जो होते हैं ये क्या कहलाते हैं, मार्जिन। तो उपांत या मार्जिन जो होते हैं वहां से क्या होता है, जल की क्या करना, छोटे छोटे बूंदों के रूप में जल स्त्रावित होता है। उसे हम क्रिया को क्या कहते हैं, बिंदु स्त्राव कहते हैं। क्या, पत्तियों के जो किनारे होते हैं, है ना, इन किनारों से जल का जो स्त्राव होता है छोटे छोटे बूंदों के रूप में, इसे हम बिंदु स्त्राव कहते हैं। ब्रायोफिलम की पत्तियां हो गई, आलू हो गया, अरबी हो गया, उसमें जो है इस तरीके की चीजें हमको देखने को मिलती है। और इसका बिंदु स्त्राव का मुख्य कारण क्या माना जाता है, मूल दाब माना जाता है। किसको कहते हैं हम, मूल दाब कहते हैं, मूल दाब के कारण होता है।
फिर है जल रंध्र, किसको कहते हैं? तो ये जो रंध्र, इनके किनारों पे यहाँ पर ये जो रंध्र होते हैं जिनसे पानी निकलता है, उसे हम क्या कहेंगे? जल रंध्र कहेंगे। आ रही बात समझ में? तो डेफिनेशन मैंने आपको नोट्स के अंदर लिखी है कि जल की हानि पत्ती की शिराओं के अंत पर स्थित छोटे छोटे छिद्रों से होती है। इन छिद्रों को हम क्या कहेंगे? ये शिरा है, इन शिरा के अंत में क्या है? छिद्र है, इन छिद्र को जल रंध्र कहते हैं। फिर जल छिद्र, प्रत्येक जल रंध्र के शीर्ष पर एक छिद्र होता है। ये जो पूरा जल रंध्र है, इसके शीर्ष पर एक जो छिद्र होता है ना, इस छिद्र को हम जल छिद्र कहते हैं। ठीक है, तो जल रंध्र के अग्र हिस्से पर जो छिद्र होता है उसे हम जल छिद्र कहते हैं। जल छिद्र सदैव खुले रहते हैं। द्वार कोशिकाएं क्योंकि इनके चारों ओर नहीं पाई जाती, इसलिए हमेशा खुले ही अवस्था में मिलते हैं। फिर आता है एपिथेम, जल रंध्र के अंदर की ओर मृदुतक कोशिकाओं का एक समूह होता है, इसे एपिथेम कहते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ का हिस्सा काट कर और इसकी सेक्शन देखती हूँ, तो ये हो गया जल रंध्र। ठीक है, अब इस जल रंध्र के नीचे कोशिकाओं का, मृदुतकीय कोशिकाओं मतलब जो भोजन बनाती है वो कोशिकाएं, तो उसे हम कहेंगे क्या? एपिथेम। ठीक है, और इसके नीचे जो शिरा होती है, यानी ये शिरा वाले हिस्सा है, और इस शिरा की क्या पाई जाती है? जाइलम की वाहिकाएं पाई जाती है। इस तरह से ये शिरा है, लेकिन शिरा की क्या दिखा रही हूं मैं आपको? जाइलम वाहिकाएं। ठीक है, तो सबसे पहले जल रंध्र आ गया, जिससे पानी क्या होगा? H2O बूंदों के रूप में बाहर निकलेगा। इसके नीचे मृदुतकीय कोशिकाओं का जो है समूह होता है, उसे एपिथेम कहते हैं। और फिर शिरा होती है, शिराओं की जो अंदर स्थित जाइलम होता है, उसकी वाहिकाएं जो है इस तरीके से क्या होती है? पाई जाती है। डायग्राम अगर आप बुक के अंदर देखते हो तो दिया हुआ भी है। अब आता है कि क्या होगा? सबसे पहले बिंदु स्राव होता किस कारण है? मूल दाब के कारण होता है कि जल का, ऐसी कंडीशन होती है कि जल का अवशोषण तो हो रहा है, कहां से? जो जड़ें हैं वो जल का अवशोषण कर रही है, लेकिन वाष्पोत्सर्जन क्या हो रहा है? कम होता है, यानी वाष्प के रूप में रंध्र से पानी क्या हो रहा है? कम निकल रहा है। तो जो अतिरिक्त पानी है उसको किस आधार पे निकाला जाता है? बिंदु स्राव के द्वारा क्या किया जाता है? निकाला जाता है। तो जाइलम की जब क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन कम होता है, लेकिन अवशोषण ज्यादा हो रहा है, तो वैसी कंडीशन में इन जाइलम वाहिकाओं में एक दाब उत्पन्न होता है, जो कि मूल दाब है ना? अब इस ये दाब उत्पन्न हुआ, तो इस दाब उत्पन्न के कारण क्या होता है? मूल दाब के कारण जल जाइलम वाहिकाओं से निकलकर एपिथेम कोशिका में चला जाता है। तो ये जो जल है इस जाइलम के अंदर, क्योंकि जाइलम में तो जल तो होगा, तो जाइलम से ये जल निकलकर कहाँ चला गया है? एपिथेम कोशिकाओं में चला गया। और एपिथेम से ये कहाँ चला जाता है? जल रंध्र से होता हुआ बाहर चला जाता है, छोटी छोटी बूंदों के रूप में। तो इस तरीके से बिंदु स्राव की क्या होती है? क्रिया होती है। आगे बात समझ में? उसके बाद है बिंदु स्राव से निकलने वाला जल शुद्ध नहीं होता है, इसमें कुछ कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक लवण भी क्या होते हैं? पाए जाते हैं। फिर आता है रस स्राव। पादप के भाग में, किसी भाग में हम लोग क्या करते हैं? इंजरी कर देते हैं, चोट लग जाती है या भाग क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो उससे क्या निकलता है? दूध जैसा पदार्थ निकलता है, जिसको हम क्या कहते हैं? लेटेक्स कहते हैं या रस कहते हैं ना। तो ये रस का बाहर निकलना क्या कहलाता है? रस स्राव कहलाता है। तो यहाँ पर ये आपका चैप्टर जो है बेटा फुल एंड फाइनल कंप्लीट होता है। ये देखो बेटा, आप लोगों के वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन में डिफरेंस बता रही थी मैं, ये रहा। यह एक जैविक क्रिया है, जबकि वाष्पीकरण एक भौतिक क्रिया है। ठीक है, यह क्रिया रंध्रों के द्वारा होती है, ये सतह के द्वारा होती है, यानी कोई भी सतह होती है उसमें पानी जो होता है वो भाप बन के उड़ जाता है। इसमें पानी वाष्प के रूप में पौधों के वायवीय भागों से निकलता है। इसमें पानी वाष्प के रूप में पानी की किसी भी स्वतंत्र सतह से निकलता है। पानी की प्रति इकाई क्षेत्रफल में हानि अधिक होती है, पानी की प्रति इकाई क्षेत्रफल हानि कम होती है। फिर यह एक नियत क्रिया है, जबकि यह एक अनियमित क्रिया है। इस क्रिया में कई प्रकार के दाब, जैसे कृष्ण दाब, परासन दाब आदि भाग लेते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का भाग जो दाब है वो भाग नहीं लेते। फिर उसके बाद है वाष्पोत्सर्जन का प्रदर्शन कीजिए। तो क्या होता है? मिट्टी का एक गमला
जो है वो हम लेते हैं, ठीक है? उसमें पौधा लगा हुआ रहता है। अब इस गमले की मिट्टी को रबर के चादर से अच्छी तरह से बंद कर देते हैं ताकि मिट्टी में से जल ना उड़ सके। इस गमले को एक बेल जार के नीचे रख के बेल जार को वैसलीन या ग्रीस लगाकर रख देते हैं। कुछ देर बाद बेल जार की दीवार पर जल की छोटी बूंदें जमा हो जाती है, इससे सिद्ध होता है देखो, क्या किया है मिट्टी में क्योंकि पानी होता है, तो मिट्टी से पानी नहीं निकले इसके लिए इस गमले को तो हमने क्या कर दिया बिल्कुल पॉलीथीन से कवर कर दिया, ठीक है? अब उसके बाद इस पौधे के ऊपर हमने ये जो दिख रहा है ये बेलजार रख दिया। ये आपके प्रयोग भी है, ध्यान रखना प्रयोग समझा रही हूँ एक में। फिर उसके बाद है इसके अंदर क्या होती है पानी की छोटी-छोटी क्या है बूंदें हैं, है ना? तो ये यहाँ पर यानी इस बेलजार के ऊपर मैंने वैसलीन लगा दी और फिर इसको छोड़ दिया बंद करके, यहाँ पर भी वैसलीन लगा दी मैंने। ताकि पानी बाहर नहीं निकले, ग्लास प्लेट मैंने रख दी है बिल्कुल ताकि ये फिक्स रहे, नीचे से पानी बाहर नहीं आ पाए। ठीक है? तो अब जितना भी पानी ये छोड़ेगा, इसके रंध्र से जो पानी निकलेगा वो सब कहाँ जमेगा? यहाँ पर जम जाएगा, है ना? तो ये जो आप देख रहे हो, ये पानी की ड्रॉपलेट्स क्या हो गई? ये जम गई है। तो ये आपके क्या होता है बेटा वाष्पोसर्जन को समझाने के लिए जो एक प्रयोग है, वो बताया गया है। ठीक है? तो ये चैप्टर आपका यहाँ पर ओवर होता है।